ओके मतलब सैटरडे को अभी चालू स्टोक्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। तो स्टोक्स लॉ क्या होता है बेसिकली, ये जो लॉ है इट डिस्क्राइब्स ड्रैग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ड्रैग फोर्स ऑन अ सर्कुलर या फिर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट when it travels in a viscous fluid सही बात है। तो ये स्टोक्स लॉ हमें बताता है, सही बात है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि इसे यूज कैसे करेंगे हम लोग। तो लेट्स से यहाँ पे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मान लो, कंसिडर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हियर। ठीक है, अच्छा, दिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज मूविंग with velocity small v inside a fluid let's say this is everything is fluid, is actually surrounded by fluid, and this fluid has a viscosity of eta. The viscosity of this fluid is eta. ओके, तो ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है इसका रेडियस मान लो स्मॉल आर, ठीक है। अभी ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ये एक फ्लूइड के अंदर v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। और ये जो फ्लूइड है इसका विस्कोसिटी है ईटा, सही बात है। तो वो जिस डायरेक्शन में जाएगा ड्रैग फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इस केस में इसका विस्कोसिटी इस केस में इसका जो वेलोसिटी है वो राइट डायरेक्शन में, तो ड्रैग फोर्स कौन सा डायरेक्शन में रहना चाहिए, कहने से ये डायरेक्शन में रहना चाहिए, वी ड्रैग लिख देता हूं मैं, हाँ है ना। तो उस केस में जो ड्रैग फोर्स जो है ना, ड्रैग फोर्स इट इज गिवन बाय 6 पाई ईटा आर वी, ये फॉर्मूला है, सही बात है। योर ड्रैग फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई तो कांस्टेंट है, ईटा जो है वो विस्कोसिटी है उस फ्लूइड का, आर जो है रेडियस है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, और वी जो है वेलोसिटी है। तो इतना समझ में आ रहा है स्टोक्स लॉ, हाँ है ना। लिख दो इसे, चलो। ओके, तो ये स्टोक्स लॉ जो है हम लोग इसे यूज करेंगे टू फाइंड टू या फिर टू कैलकुलेट या फिर टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। सही बात है। तो यहां पे ध्यान देना कि टर्मिनल वेलोसिटी सबसे पहले तो होता क्या है, हम लोग उसका डेफिनेशन देख लेंगे, उसका मीनिंग समझ लेंगे, और उसके बाद हम लोग उसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, सही है। ठीक है, तो लेट से हम लोग एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है। लेट से यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हम लोग फ्री फॉल करवा रहे हैं, ठीक है। इनिशियली तो इसका वेलोसिटी जीरो रहेगा ना, इनिशियली तो उसका वेलोसिटी जीरो रहेगा, जैसे नीचे गिरते जाएगा कहना है इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा, हाँ है ना। हाँ। अच्छा, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा क्या? हाँ। हाँ, जो हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ा था, काइनेमैटिक्स में जैसे पढ़ा था, अगर हम लोग एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखे तो उसका वेलोसिटी कंटिन्यूसली उस रेट में इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसे एटमॉस्फेयर में ये गिर रहा है, अगर एटमॉस्फेयर में गिर रहा है तो कहना है इस पे एक ड्रैग फोर्स भी लगेगा विच विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हाँ है ना। तो बेसिकली ड्रैग फोर्स ये डायरेक्शन में रहेगा, ड्रैग फोर्स, और ये जो ड्रैग फोर्स है ना इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा ड्रैग फोर्स, इतना समझ में आ रहा है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होगी ये ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होगा, सही बात है। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब ग्रेविटी का फोर्स विल बिकम इक्वल टू द ड्रैग फोर्स, सही बात है। यहां पे फिर से यहां पे चलो पॉइंट्स में लिख देंगे, वेलोसिटी इंक्रीज ड्यू टू ग्रेविटी, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, ड्रैग फोर्स इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी, सही बात है। तो एक साइड पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, दूसरे साइड पे ड्रैग फोर्स इंक्रीज हो रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा वेयर ड्रैग फोर्स
force will be equal to gravitational force. ठीक है, तो ड्रैग फोर्स ऊपर लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है, सही बात है। तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट? 0. जीरो। तो अगर नेट फोर्स ऑब्जेक्ट का जीरो हो जाएगा, यहां पे लिख देंगे देयरफॉर नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर कैन आई से वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट? हाँ या ना? हाँ. तो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी ना, इसे हम लोग बुलाते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसे हम लोग बुलाएंगे टर्मिनल वेलोसिटी। इतना समझ में आया? आई रिपीट इट अगेन। एक ऑब्जेक्ट को मैंने फ्री फॉल स्टार्ट करा दिया, इनिशियली उसका वेलोसिटी जीरो था, बट ड्यू टू ग्रेविटी उस पर फोर्स लग रहा है, दैट मीन उसका वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। सही है। अभी जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगा, उसका ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होगा। ड्रैग फोर्स मोशन के ऑपोजिट लगता है, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब आपका ड्रैग फोर्स आपके ग्रेविटी के फोर्स के बराबर हो जाएगा, और जब ऐसा हो जाएगा तब क्या होगा? नेट फोर्स अंदर ऑब्जेक्ट विल बिकम इक्वल टू जीरो, और जब भी नेट फोर्स जीरो होता है तब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करेगा, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग बुलाते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का मीनिंग क्लियर है वो? तो इतना लिखो सबसे पहले तो। चलो अभी हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। यहाँ पे लिखो सब लोग डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पे देखो हम लोग कैसे डिराइव करेंगे इसे। लेट से यहां पे एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है, इट इज मेड ऑफ अ मटेरियल जिसका डेंसिटी ले लो, लेट से इसका डेंसिटी सिग्मा ले लो, ठीक है। इसका इस ऑब्जेक्ट है, इसका डेंसिटी हम लोग सिग्मा ले रहे हैं, और इसका रेडियस हम लोग ले रहे हैं स्मॉल आर, सही है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी है सिग्मा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं ऑब्जेक्ट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा, सही बात है। और इसका रेडियस इज इक्वल टू आर, सही है। अच्छा, इट इज सराउंडेड विद फ्लूइड। बेसिकली ये एक एटमॉस्फियर ही है, तो एटमॉस्फियर इज नथिंग बट अ फ्लूइड, तो इट इज सराउंडेड विद अ फ्लूइड। तो यहां पे लिख दूंगा मैं फ्लूइड डेंसिटी फ्लूइड डेंसिटी को रो ले लो, सही है। अच्छा, फ्लूइड विस्कोसिटी को ईटा लेना है, सही है। इतना समझ में आ रहा है? दिस ऑब्जेक्ट इज सराउंडेड विद अ फ्लूइड जिसका डेंसिटी है रो, सही बात है। और ये जो फ्लूइड है इसका विस्कोसिटी है ईटा। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हाँ. हाँ. ठीक है। अभी इस ऑब्जेक्ट पे कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे जरा बताओ मुझे। विच ऑल फोर्सेस विल एक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट? Buoyant force. बर्न फोर्स एंड Gravity है तो ग्रेविटी एंड ड्रैग. ड्रैग फोर्स, सही है। ठीक है, अभी हम लोग इसके एफबीडी बनाने जाएंगे। तो सबसे पहले तो नीचे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, सही है। यहां पे मैं इसे एफ जी से रिप्रेजेंट करता हूं, विच इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स, सही है। ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? बियॉन्ड फोर्स लगेगा, तो मैं इसे एफ बी से रिप्रेजेंट करूंगा, सही है। अच्छा, और कौन सा फोर्स लगेगा ऊपर? ड्रैग फोर्स लगेगा, तो मैं इसे एफ डी से रिप्रेजेंट करूंगा, ड्रैग फोर्स, सही है। अभी एक एक करके हम लोग फोर्स लिखते जाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है। ग्रेविटी का फोर्स कितना रहेगा? ये mg के बराबर रहता है, सही बात है। अभी मास कितना रहेगा? वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी के बराबर रहेगा। तो वॉल्यूम को v अज्यूम कर लो, डेंसिटी को सिग्मा ले रहा हूं मैं, तो v सिग्मा g रहेगा। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना रहेगा? कैन आई से वॉल्यूम आई कैन राइट 4/3 पाई आर क्यूब टाइम सिग्मा इंटू जी। तो ये मैंने कंप्लीट एक्सप्रेशन लिख दिया है ग्रेविटी के फोर्स का। समझ में आया, हाँ या ना? हाँ. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्रेविटी का फोर्स लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद वी विल राइट बियॉन्ड फोर्स। तो बियॉन्ड फोर्स की हेल्प करो जरा मुझे, चलो। हाउ टू राइट बियॉन्ड फोर्स इन दिस केस? बताओ चलो जल्दी से। V sigma जी. यस, V sigma जी. वी सिग्मा, रो. वी इंटू रो इंटू जी,
सही है। हाँ। जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, तो यहाँ पे हमें फ्लूइड का डेंसिटी लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हम्म, Here we have to take fluid density। तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली, वॉल्यूम तो इसका हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब के ही बराबर, इंटू यहाँ पे रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इंटू यहाँ पे जी आ जाएगा। इतना समझ में आया? ये लिख दिया हमने बियॉन्ड फोर्स। नाउ विल राइट द ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स कितना रहेगा उसका तो एक्सप्रेशन में पता ही है, 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू लेट से उसका वेलोसिटी वी है, वॉट एवर द वेलोसिटी, तो वो वी रहेगा। तो ये तीनों फोर्स के जो मैंने एक्सप्रेशंस लिखे, इतना एकदम प्रॉपरली क्लियर है कैसे लिखे शरण्या? ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एट टर्मिनल वेलोसिटी, एट टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कैन आई से फोर्सेस गेट बैलेंस्ड, या फिर मैं लिख दूंगा नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो नेट फोर्स को हमें 0 से इक्वेट करना है। तो यहां पे देखो आपका जो ग्रेविटी का फोर्स है ना, दैट विल बिकम इक्वल टू योर बियॉन्ड फोर्स प्लस योर ड्रैग फोर्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपली एफ जी इज इक्वल टू एफ बी प्लस एफ डी। यहाँ पे दिख रही है एफ बी डी में क्या करूंगा मैं, फोर्सेस सिंपली बैलेंस कर रहा हूँ टर्मिनल वेलोसिटी के केस में। सही है, तो बस यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। वी जी एफ जी क्या आ जाएगा आपका, ग्रेविटी का फोर्स क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी इज इक्वल टू आपका बियॉन्ड फोर्स क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी प्लस व्हाट इज योर ड्रैग फोर्स, इट्स सिंपली 6 पाई ईटा आर वी। अच्छा यहाँ पे वी है ना, तो मैं यहाँ पे वी टी लिख दूंगा, वी टी सिंपली रिप्रेजेंट्स वी टर्मिनल। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पाए 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 कैंसिल आउट, थ्रू आउट हम लोग पाए पाए कैंसिल आउट कर देंगे। सही है। अच्छा, हमें वी टर्मिनल निकालना है, तो उसका टर्म एक साइड रखेंगे, बाकी टर्म दूसरे साइड लेके आएंगे। तो ये वाला जो टर्म है ना, मैं वो साइड लेके जा रहा हूँ। तो जो जो चीजें यहाँ पे कॉमन निकल रही, सबसे पहले 4/3 आर क्यूब, देन वी हैव जी, ये कॉमन निकल रहा है, अंदर बचेगा सिग्मा माइनस रो। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये सिंपली 6 ईटा आर वी टर्मिनल के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी यहाँ पे जो जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल आउट कर देंगे। सबसे पहले तो 2 2 4 देन 2 3 6 हो रहा है। सही बात है। तो ये बेसिकली वी टर्मिनल निकालना है, तो वी टर्मिनल किसके बराबर हो जाएगा, ये सब नीचे आ जाएगा सिंपली। तो सबसे पहले यहाँ पे 2/9 आएगा कांस्टेंट में। सही बात है, 2/9 एंड देन वी हैव आर क्यूब जी सिग्मा माइनस रो, और नीचे क्या आएगा बेसिकली, एक तो आर आ रहा है और एक तो ईटा आ रहा है ना, ये आर स्क्वायर बन जाएगा, ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? हाँ। तो फाइनली बेसिकली एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, वी वी टर्मिनल का, इट्स सिंपली 2/9 टाइम्स आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो द होल अपॉन ईटा। समझ में आ रहा है? तो ये अपना टर्मिनल वेलोसिटी एक्सप्रेशन है। इतना समझ में आया? लिखो इसे अच्छे से, देखो अगर किसी स्टेप में डाउट है तो पूछो। ठीक है, अभी सरफेस टेंशन का टॉपिक देख लेते हैं कि ये सरफेस टेंशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पे मैं एक सरफेस बनाऊंगा, एक फ्लूइड का सरफेस बनाऊंगा। ठीक है, तो एक कंटेनर ले लो यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है ये फ्लूइड का मैंने सरफेस बना दिया है। ठीक है, अच्छा, सरफेस को ना कंसिडर करेंगे लेयर ऑफ सम 10 to 20 मॉलिक्यूल्स। सरफेस क्या होता है, एक लेयर ले लो जिसके बेसिकली 10 to 20 मॉलिक्यूल्स का थिकनेस का एक सरफेस बनता है। सही है। अच्छा, अभी दो मॉलिक्यूल्स कंपेयर करेंगे, लेट से ये एक मॉलिक्यूल है या फिर एक एटम है, ये सरफेस पे है, और दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा एटम जो है वो वेल इनसाइड द फ्लूइड है। सही है, इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी ये जो एटम या फिर मॉलिक्यूल जो है विच इज वेल इनसाइड द फ्लूइड, कैन ऐसे उस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो हर एक डायरेक्शन में एग्जैक्टली इक्वल है, बिकॉज इसके रिस्पेक्ट में ईच एंड एवरी डायरेक्शन इज सिमेट्रिक ना। हाँ या ना? हाँ। तो इस पे बेसिकली नेट फोर्स 0 रहता है, तो बेसिकली टोटल फोर्स इज बैलेंस्ड इन दिस केस। इतना समझ में आया? अच्छा, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है उसका अगर एक आधा साइड देखें हम लोग, तो या
टोटल फोर्सेस सेम है, लेकिन दूसरे साइड पे फोर्सेस अलग रहेगा, बिकॉज यहां पे कहना है उसका इंटरफेस चेंज हो रहा है, यहां पे लेट्स से डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। इतना समझ में आया? हाँ सम डिफरेंट सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग, बिकॉज यहाँ पे मटेरियल अलग हो जाता है। अभी ये जो पिंक कलर के जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं ना, ये दूसरे मीडियम या फिर दूसरे मटेरियल के एटम्स या मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगा रहे हैं, वो वाला है। मे बी ये सरफेस है, यहाँ पे दूसरा फ्लूइड है, या फिर यहाँ पे इसी का वेपर है, या फिर ऊपर एटमॉस्फेयर है, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर इट इज। बट कहना है यहाँ पे बैलेंस फोर्स नहीं रहेगा, यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स रहेगा। हाँ या ना? इतना समझ में आ बैलेंस रहा है? बैलेंस्ड ही रहेगा ना, हाँ, बैलेंस्ड ही होना बैलेंस चाहिए। नहीं रहेगा, बिकॉज ऊपर के जो फोर्सेस हो गए वो अलग हो गए कंपेयर टू नीचे के फोर्सेस। लेकिन अगर इक्वल नहीं रहेगा तो फिर मूव होएगा वो। या दैट इज द रीजन, जो अपर सरफेस के जो एटम्स होते हैं ना, या फिर सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दे आर इन अ कांस्टेंट टर्बुलेंट मोशन, बिकॉज उस पर टोटल अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट होते हैं। सही है? हम्म, तो यहां पे लिखेंगे मॉलिक्यूल ऑन सरफेस will experience unbalanced unbalanced force। सही है? ऑन द अदर हैंड मॉलिक्यूल वेल इनसाइड द लिक्विड या फिर वेल इनसाइड द फ्लूइड, इस पे नेट फोर्स जीरो रहेगा। इतना समझ में आ रहा है? हम्म, अच्छा, यहां पे लिख देंगे देयर फॉर इट इज इन कांस्टेंट टर्बुलेंट मोशन। टर्बुलेंट मोशन, टर्बुलेंट मोशन का मीनिंग समझ में आता है? रैंडम। रैंडम मोशन, बेसिकली वो नीचे ऊपर होता रहता है। सही है? अच्छा, सिंस इस पे एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट कर रहा है ना, इस पे अनबैलेंस फोर्स है ना, देयर फॉर एनर्जी, या फिर मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस इज हायर, इज हायर कंपेयर टू जो मॉलिक्यूल वेल इनसाइड द सरफेस या फिर वेल इनसाइड द फ्लूइड है। इतना समझ में आया? क्यों? बेसिकली जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है उस पे एक्स्ट्रा फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो उस पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। सही बात है। एंड दैट्स द रीजन उस पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू मॉलिक्यूल जो वेल इनसाइड द फ्लूइड है। समझ में आया? इसे हम लोग और जरा अच्छे वे में सोच सकते हैं। इस पे नेट फोर्स डाउनवर्ड है, तो यहां पे लिख दूंगा मैं नेट फोर्स, मतलब जो मॉलिक्यूल अपना सरफेस पे एक्ट कर रहा है उसका नेट फोर्स डाउनवर्ड्स है। सही है? अच्छा, अगर मैं कोई मॉलिक्यूल फ्लूइड से उठा के सरफेस में लेके आ रहा हूं, तो कहना है से मुझे ये नेट फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। हाँ मतलब इनिशियली जब मैं इसे ऊपर लेके आ रहा हूं स्टार्टिंग में, तो कोई इस पे फोर्स नहीं है, कोई वर्क नहीं करना पड़ा है, लेकिन जब ये सरफेस के नजदीक आ जाएगा तब इसी मॉलिक्यूल को सरफेस में लेके जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये नेट फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। सही है? तो जब भी एक मॉलिक्यूल को मैं लिक्विड से सरफेस पे लाता हूं, मुझे उस पर एक एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, और वो एडिशनल वर्क उसके पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जाएगा। एंड दैट इज द रीजन जो भी मॉलिक्यूल्स मेरे सरफेस पे है उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू जो मॉलिक्यूल्स मेरे वेल इनसाइड द फ्लूइड है। इतना समझ में आया? क्यों? एकदम प्रॉपरली। एंड दिस विल गिव राइज टू सरफेस टेंशन। ऊपर कम होना चाहिए ना पोटेंशियल एनर्जी, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा अगर फोर्स एक्ट कर रहा तो। कौन सा फोर्स एक्ट? किधर काइनेटिक एनर्जी आ रहा है अभी? हाँ, मूव हो रहा, आपने बोला अभी हाँ, मूव हो रहा, मूव हो रहा है कांस्टेंट मतलब मोशन। टर्बुलेंट मोशन है, सब प्रॉपर फ्लो नहीं कर रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए। समझ में आ रहा है? अभी जो मैंने बताया उतना माइंड में रखो। यहां पे एक मॉलिक्यूल है, मैं इसे लेट से इसे उठा के मैं सरफेस में लेके जाना चाहता हूं। इस प्रोसेस में क्या होगा? इनिशियली तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, लेकिन जैसे मैं सरफेस के नजदीक जाऊंगा तो ये जो नेट फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। सही बात है? मुझे नेट फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और वो जो एक्स्ट्रा वर्क डन होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जाएगा। एंड दैट इज द रीजन जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पे है उनमें एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है,
और सिंस उनमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है, दिस गिव्स, या फिर दिस विल गिव राइज टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, तो ये अपने सरफेस टेंशन का फंडा, ये अभी तक उसकी बैकग्राउंड थ्योरी चल रही है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अभी तक हम लोग सरफेस टेंशन के डेफिनेशन फॉर्मूला पे नहीं आए। अभी तक मैं आपको उस बैकग्राउंड थ्योरी बता रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इतना समझ में आया? फिर तुम्हें कोई भी डाउट है तो पूछो जरा मुझे। नहीं रजत? नहीं। तो लिखो इतना, चलो ठीक है। तो ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा एनर्जी, जो सरफेस होता है उस पे सरफेस टेंशन एक्ट करता है। अभी सरफेस टेंशन एग्जैक्टली होता क्या है देखो, ठीक है। सरफेस टेंशन की यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे। लेट्स से यहाँ पे अभी एक सरफेस है, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं टॉप व्यू। ये बेसिकली फ्लूइड का एक सरफेस है और फ्लूइड को मैं ऊपर से देख रहा हूं, सही है। अच्छा, लेट्स से यहां पे एक वायर है, यहां पर एक वायर है, सही है। इस वायर को मैं बोल देता हूं ए बी, सही है। अच्छा, अभी इसे ऐसा नोटिस किया गया है कि इस पे दोनों साइड से फोर्सेस एक्ट होंगे। इस पे दोनों साइड से फोर्सेस एक्ट होंगे। तो लेट्स से वो सरफेस टेंशन होता है, तो उसे मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहां से भी वो एस एक्ट कर रहा है, यहां से भी वो एस एक्ट कर रहा है, सही है। या फिर चलो मैं इसे एफ ही लिखूंगा। यहां से भी एफ फोर्स एक्ट हो रहा है, यहां पे भी एफ फोर्स एक्ट हो रहा है। अच्छा, यहां पे इस रॉड, अगर इस वायर का मोशन होगा या नहीं होगा, मुझे जरा बताओ। विल देयर बी एनी मोशन ऑन ऑफ दिस वायर? नहीं होगा। दोनों साइड पे सेम, बेसिकली सिमेट्री है, देयर इज सिमेट्री। तो दोनों साइड पे एग्जैक्टली सेम फोर्सेस एक्ट हो रहा है, दोनों साइड पे सेम फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो यहां पे बेसिकली, यहां पे मैं लिख दूंगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये चीज आपके सरफेस टेंशन की बराबर है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को अगर मैं एस से रिप्रेजेंट करूं, तो सरफेस टेंशन इज गिवन बाय दिस फोर्स अपॉन दिस लेंथ। तो इतना समझ में आ रहा है? दोनों साइड पे फोर्सेस एक्ट करेंगे, लेकिन यहां पे सिंस दोनों साइड पे इक्वल फोर्स है, तो ये वायर का मोशन नहीं होगा। लेकिन ये जितना भी फोर्स है, उस फोर्स को मैं इस वायर की लेंथ से डिवाइड कर दूंगा, तो वो बन जाएगा मेरा सरफेस टेंशन ऑफ दैट फिल्म या फिर ऑफ दैट सरफेस। तो सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्लियर है? ये डेफिनेशन है सरफेस टेंशन का, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ये बन जाता है सरफेस टेंशन। तो इसका ये यूनिट क्या हो जाएगा, कहना इसे न्यूटन मीटर इनवर्स हो जाएगा यूनिट, हाँ या ना? हाँ। ठीक है। तो सरफेस टेंशन को अगर हमें अच्छे से फील लेना है, तो देखो यहां पे फील नहीं आ रहा है सरफेस टेंशन का, बिकॉज यार मैंने एक वायर डाल दिया, उस पर टोटल फोर्स तो 0 है, तो यहाँ पे कुछ फील नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताता हूं जो आपको सरफेस टेंशन की फील दे देगा। तो कैसे देगा फील आपको? लेट से यहां पे मैं एक सरफेस अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे या फिर एक सरफेस, या फिर मैंने एक लूप ले लिया, ठीक है। मैंने लूप ले लिया और यहां पे एक सोप फिल्म डाल दी मैंने इसके अंदर, सोप फिल्म। विजुअलाइज हो रहा है ना? मैंने एक लूप लिया है और लूप के अंदर मैं एक सोप का फिल्म डाल रहा हूं। अच्छा, अभी यहां पे मैं एक वायर ले रहा हूं और इसका शेप कंप्लीटली इरेगुलर है, और मैंने इसके ऊपर जेंटली प्लेस कर दिया है। आई हैव टेकन अ वायर एंड आई हैव प्लेस्ड दैट वायर, इरेगुलर लूप ऑफ दैट वायर जेंटली ऑन दैट सरफेस, सही है। अच्छा, यहां पे भी तुम्हारा सोप का फिल्म है और ये लूप के अंदर भी तुम्हारा सोप का फिल्म है, सही है। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा, ये लूप के, वायर के लूप के अंदर जो भी सोप का फिल्म है ना, मैं इसे पंचर कर दूंगा, सही है। तो यहां पे लिखता हूं मैं आफ्टर पंचर, आफ्टर पंचर। यहां पे क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है मुझे क्या होगा यहाँ पे? सर्कल आउटवर्ड एक्सपैंड आएगा। एग्जैक्टली, ये आउटवर्ड एक्सपांड होगा और यहाँ पे एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो बेसिकली पहले वाले सिनेरियो में क्या हो रहा है, पहले वाले सिनेरियो में यहाँ पे भी सरफेस टेंशन लग रहा है और यहाँ पे भी सरफेस टेंशन लग रहा है। लाइक इफ आई कंसिडर एनी सेक्शन ऑफ दिस लूप, यहाँ पे भी सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा और यहाँ पे भी सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स किसी भी सेक्शन पे 0 रहेगा। एंड दैट द रीजन इसका जो शेप है वो इरेगुलर वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन जब मैंने इसके अंदर का जो फिल्म, जब मैंने इसे पंचर कर दिया, तो अभी यहां पे सरफेस है ही नहीं। तो
अगर मैं कोई भी सेक्शन लूं तो नेट फोर्स हमेशा आउटवर्ड्स है, एंड दैट्स द रीजन ये एक सर्कल बन जाएगा। अभी आ गया फील सरफेस टेंशन का। हम्म, तो ये लिखो सबसे पहले तो, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लो, और एक एग्जांपल ले लो, सही है। यहां पे मैं एक सेमी लूप बना रहा हूं, यहां पे एक मैं सेमी लूप बना रहा हूं, सही है। और यहां पे मैं एक वायर ले रहा हूं, यहां पे एक वायर ले रहा हूं। अच्छा, ये जो वायर है इट इज मूवेबल, इस डायरेक्शन में वो मूवेबल है, सही है। अच्छा, अभी जैसे मैं यहां पे सोप का फिल्म बना दूंगा, यहां पे सोप फिल्म, क्या होगा, ये जो वायर है ना ये अंदर ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, इट विल स्टार्ट मूविंग इनवर्ड। यहां पे लिख देंगे स्टार्ट मूविंग इनवर्ड्स। अभी तुम लोग मुझे बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज अंदर के साइड पे सरफेस टेंशन है, बाहर के साइड पे नहीं है। यहाँ पे सोप फिल्म है, यहाँ पे सरफेस है, यहाँ पे नहीं है, एंड दैट्स द रीजन सरफेस टेंशन हमें इनवर्ड ही लगेगा। और इसके कारण क्या होगा, ये जो मूवेबल वायर है ये अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा। समझ में आया? अंदर के बाहर? क्या हुआ? अंदर के बाहर? अंदर अंदर मतलब यहाँ पे, सही है। हाँ। बिकॉज यहाँ पे सरफेस टेंशन है और यहाँ पे नहीं है, सही है। हम्म, एंड दैट्स द रीजन ये अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो इससे भी फील आ रहा है सरफेस टेंशन का? हम्म, लिखो चलो इतना। अभी यहां पे हम लोग टॉपिक लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस एनर्जी को मैं यू से रिप्रेजेंट करूंगा बिकॉज इट्स एनर्जी, इट्स काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और सरफेस टेंशन को मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा, सही है। ठीक है, तो यहां पे देखो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो यहां पे एक वही रेक्टेंगुलर लूप ले रहा हूं मैं, आई एम कंसिडरिंग रेक्टेंगुलर लूप, सही है। अच्छा, यहां पे एक मूवेबल रॉड ले लो, या फिर वायर, जो बोलना है उसे बोलो। यहाँ पे आई एम कंसिडरिंग अ मूवेबल रॉड या फिर मूवेबल वायर, सही है। अच्छा, यहाँ पे मेरी फिल्म है, सोप की फिल्म है, या फिर सरफेस है, फिर जो बोलना है बोलो, सही है। यहाँ पे लिख दो सोप फिल्म, ठीक है। अच्छा, इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ एल है, सही है। अच्छा, अभी ये देखो ऊपर की तरफ भी एक सरफेस है और नीचे की तरफ भी एक सरफेस है। अगर मैं एक सोप फिल्म देखूं तो इट इज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लेयर थिक, सही है। और जो सरफेस होता है, सरफेस सिर्फ कुछ 15 टू 20 एटम्स का बना होता है। सो इवन दो हमें लग सकता है कि ये बहुत थिन है, बट स्टिल इट हैज टू सरफेस, एक ऊपर और एक नीचे। समझ में आ रहा है? हम्म, तो इतना याद रखो, ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेट से इसे एक्स डिस्टेंस इधर ला रहा हूं, मैं जो मेरा वायर है इसे मैं एक्स डिस्टेंस इधर राइट साइड में ला रहा हूं, सही है। अच्छा, तो इसके कारण मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ। बेसिकली यहाँ पे मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना, बिकॉज लेफ्ट डायरेक्शन में सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है। ये फोर्स का वैल्यू कितना रहेगा? कैन आई से सरफेस टेंशन टाइम्स एल के बराबर रहेगा, हाँ, हाँ या ना? अच्छा, कैन आई से मुझे यहाँ पे एक 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बिकॉज दो सरफेसेस है, दो सरफेसेस का। एक ऊपर है और एक नीचे है। एक सरफेस ऊपर है, एक सरफेस नीचे। जैसे मैंने तुम लोग को बताया, इवन तो तुम्हें लग सकता है कि सोप फिल्म बहुत थिन है, लेकिन इट कंप्राइजेस ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एटम्स, इवन इफ वो बहुत थिन है। तो फिर और टू क्यों लेंगे, ऐसे डीएक्स क्यों नहीं लेंगे? क्या क्या? टू क्यों लेंगे, ऐसे डीएक्स ले सकते थे। डीएक्स क्या बोल रहा है तू? स्मॉल वैल्यू है तो। किसका, किसका स्मॉल वैल्यू है? नंबर ऑफ लेयर्स। ये नंबर ऑफ लेयर थोड़ी है, तो मैंने फोर्स लिखा है। टू क्यों आया? बिकॉज एक सरफेस टेंशन एक लेयर का, दूसरा सरफेस टेंशन दूसरे लेयर का, तो दो लेयर अलग से फोर्स लगाएंगे ना, और इसके लिए दो उसका 2 लेयर? आया। फोर्स किसके बराबर है? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ के बराबर है। दो लेयर क्यों है लेकिन? क्या? दो लेयर क्यों है? बिकॉज एक लेयर ऊपर है, दूसरा लेयर नीचे है। अरे,
इसे ध्यान से देखना, विजुअलाइज करना। ये तेरा लूप है, यहाँ पे तेरा मूविंग वायर है, तो ये तो मैं ऊपर से देख रहा हूँ, अभी से नीचे से देख, ऊपर से एक लेयर है, नीचे से दूसरा लेयर है, समझ में आ रहा है? हम्म, एंड दैट्स द रीजन यहाँ पे 2SL ले रहा हूं मैं। इतना सही है? हम्म, अच्छा, जब अगर मुझे इसे x डिस्टेंस खींचना है तो मुझे इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, सही है? हाँ, अच्छा, इसे थोड़ा ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, बट या हम लोग बहुत ज्यादा फोर्स में अप्लाई करेंगे, क्यों? बिकॉज अगर बहुत ज्यादा फोर्स होगा तो उसमें एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा, है ना? और हम लोग वो नहीं चाहते, इसलिए मैं सिंपली उतना फोर्स अप्लाई करूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल नेट वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन कैन आई से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना? हम्म, तो यहाँ पे फोर्स कितना है तुम्हारा? 2SL टाइम्स एक्स, ये बन जाएगा। इतना क्लियर है? हाँ, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अच्छा, ये जो वर्क डन है, कहने से वो सरफेस एनर्जी के अंदर जाएगा। हम्म, जितना भी हम लोग एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, कहने से वो उतना इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी में जाएगा। हम्म, तो यहाँ पे लिखूंगा देयर फॉर इंक्रीज इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, तो मैं उसे यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर होगा, तो ये 2SLX के बराबर होगा, सही है? अच्छा, तो आपका सरफेस एनर्जी या फिर आपका सरफेस टेंशन किसके बराबर हो जाएगा? कहना है सरफेस एनर्जी अपॉन 2LX के बराबर, हाँ या ना? हम्म, अच्छा, अब ये 2LX क्या है? LX तुम्हारा सरफेस एरिया, ध्यान से देखो, ये लेंथ इंटू ये ब्रेथ, ये इंक्रीज इन सरफेस एरिया बन जाएगा। अच्छा, ऊपर वाला सरफेस भी इंक्रीज हो रहा है और नीचे वाला सरफेस भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे भी लिख दूंगा दिस इज इक्वल टू यू अपॉन इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है? 2 कहा गया अभी। अरे एक ऊपर भी इंक्रीज हो रहा है, नीचे भी इंक्रीज हो रहा है, तो नेट इंक्रीज एरिया यही हो जाएगा ना। हाँ, ऊपर का एरिया LX, नीचे का एरिया LX, तो 2 इंटू L इंटू एक्स, इंक्रीज इन सरफेस एरिया बन गया, सही है? हम्म, तो बेसिकली जितना एरिया इंक्रीज हो रहा है, कहना से उतना ही मेरा सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है। हम्म, तो यहां से मेरा एक फॉर्मूला निकल के आता है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, सही है? यहां से फॉर्मूला निकल के आ रहा है, तो यहां से बेसिकली एक रिलेशन हम लोग को मिल रहा है सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में, सही है? तो हाँ, सरफेस टेंशन इज नथिंग बट सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सही है? अच्छा, सरफेस एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा? आई मीन यहां से अगर मैं देखूं सरफेस टेंशन का यूनिट क्या हो जाएगा? सरफेस एनर्जी, सिंस वो एक एनर्जी है, शरण्या ध्यान दे रही है हम्म ना? हम्म सिंस वो एक एनर्जी, एनर्जी का यूनिट हो जाएगा जूल डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो यहां से सरफेस टेंशन का यूनिट क्या आ रहा है? जूल मीटर रेस टू -2 आ रहा है। अच्छा, पहले वो जो सरफेस टेंशन का जो डेफिनेशन था फोर्स बाय लेंथ, यहां से उसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर इनवर्स। तो ये न्यूटन मीटर इनवर्स और ये जूल मीटर रेस टू -2, क्या ये दोनों सेम है? हाँ, या ये एग्जैक्टली सेम है, तो कहना ऐसे दोनों वे से हमें बेसिकली सरफेस टेंशन का सेम यूनिट आ रहा है। हम्म, ठीक है, तो ये इतना लिखो बेसिकली रिलेशन सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच। S ठीक इंटू है, चेंज इन एरिया ही निकालने का है ना। हाँ, बेसिकली क्या है, अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 10⁻² मीटर, तो यहाँ पे बना देता हूं मैं एक वाटर ड्रॉप। इसका रेडियस लेट से आई एम कंसिडरिंग कैपिटल R। इसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? 1000 छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया है, इंटू 1000, सही है? तो ऐसे इंटू 1000 में कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहले हम लोग को वॉल्यूम इक्वेट करना पड़ेगा, सही है? तो यहाँ पे बेसिकली इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब इंटू 1000। इतना समझ में आया, हाँ या ना? हाँ, बस ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 पाई कट रहा है। आपका कैपिटल R क्यूब बाय स्मॉल r क्यूब जो है वो 1000 के बराबर आ रहा है।
तो यहां से बेसिकली आपका कैपिटल आर बाय स्मॉल आर कितने किसके बराबर आएगा, कहना से 10 के बराबर आएगा। मैं क्यूब रूट ले रहा हूं दोनों साइड, सही है। तो यहां से बेसिकली आपका स्मॉल आर कितना आ गया, कैपिटल आर बाय 10 आ जाएगा, विच इज नथिंग बट 10⁻³ मीटर बन जाएगा। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा, पहले केस में सरफेस एरिया कितना रहेगा, सरफेस एरिया 1 लिख रहा हूं मैं, सिंपली 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर रहेगा ना, सही है। अच्छा, दूसरे केस में सरफेस एरिया कितना रहेगा, 4 पाई कैपिटल स्मॉल आर 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। कहना से मुझे इंटू 1000 भी करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे टोटल 1000 ड्रॉपलेट्स है। हाँ। आया ना। तो यहां पे मैं लिखूंगा बेसिकली डेल्टा एस ए, मीनिंग चेंज इन सरफेस एरिया। क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया 2 माइनस सरफेस एरिया 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया 2 में 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू 1000 माइनस 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, सही है। अभी यहाँ पे जो जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकालो, 4 पाई कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे बच रहा है 1000 इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पे बस सब्सटीट्यूट करो, 4 पाई यहाँ पे लिखूंगा 1000 इंटू स्मॉल आर कितना है 10⁻³ तो 10⁻³ का स्क्वायर माइनस 10⁻² का स्क्वायर। इतना समझ में आया? तो ये कितना बन जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻6, 1000 इंटू 10⁻⁻6 कितना बन जाएगा, व्हाट इज 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6, 10⁻³ रहेगा, सही है। माइनस यहाँ पे कितना रहेगा 10⁻⁻4, सही है। इतना समझ में आ रहा है? हाँ। ये तुम्हारा इंक्रीज इन सरफेस एरिया है। अच्छा, जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ही सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज होगा ना। तो बेसिकली यहाँ पे लिखूंगा मैं चेंज इन सरफेस एनर्जी, ये क्या रहेगा, चेंज इन सरफेस एरिया टाइम्स सरफेस टेंशन, सही है। बिकॉज मेरा सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है। तो मेरा सरफेस एनर्जी क्या बन जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू एरिया हो जाएगा, सही है। तो मेरा इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, सही है। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया में कितना आ रहा है, 4 पाई इंटू 10⁻³ माइनस 10⁻⁻4 इंटू सरफेस एनर्जी कितना रहेगा, सॉरी सरफेस टेंशन कितना दे रखा है, 0.075 दे रखा है ना, 0.075। अच्छा, जितना सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है उतना हमें एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है ये बनाने के लिए, समझ में आ रहा है। फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू सो बोला है ना। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, सिंस मैं उसका सरफेस एनर्जी बढ़ा रहा हूं तो जितना सरफेस एनर्जी में बढ़ा रहा हूं उतनी एनर्जी मुझे अंदर पंप करनी पड़ेगी। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। इतना समझ में आया? इसे कैलकुलेट कैसे करूंगा, सिंपली 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 में कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 10-1, यहाँ पे 9 बच जाएगा इंटू 0.075। तो यहाँ पे बेसिकली आपका आंसर क्या बन जाएगा, 9 इंटू 4 इज 36 पाई इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.075। इसे से मुझे कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ। यहाँ पे लिख दूंगा मैं एनर्जी रिक्वायर्ड, 8.482 8.482 into 10⁻⁻4 कितना, -4 जूल्स रहेगा ना, सबको SI यूनिट में लिया है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया ये? इसे नोट डाउन कर लो अच्छे से।